हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले बेटा समझते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। इस चैप्टर में हम लोग मैटर के बारे में जानेंगे कि मैटर क्या होते हैं और किस किस फॉर्म में मैटर हो सकते हैं। अब मैटर समझने से पहले हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, कोई भी वो सब्सटेंस जिसका क्या हो, मास हो और कुछ भी जगह को ऑक्यूपाई कर ले, उसको हम मैटर बोलते हैं। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर, उसे हम मैटर बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। हम लोग अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, हमें कई तरीके के मैटर और कह सकते हैं सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं जिसका डिफरेंट शेप, साइजेस होते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। हर एक चीज़ किसी यूनिवर्स में किसी न किसी मटेरियल से बना है और उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। हर एक चीज़ क्या है, मैटर है। चाहे वो आपके प्लैनेट्स हों, स्टार्स हों, सन हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई भी सब्सटेंसेस हो, वो सारे आपके क्या होंगे बेटा, वो सारे आपके मैटर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अब जितने भी मैटर होते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या सबका एक मास होता है और जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। पहले के जो फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने मैटर के जो 5 बेसिक एलिमेंट से बनने का क्या किया, प्रिडिक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से वो 5 तत्व हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये सारे आपके 5 तत्व हैं जिससे क्या है, कोई भी मैटर बना है। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो इन 5 चीज़ों से बनी है। कौन कौन सी चीज़ें, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने क्या किया, मैटर को 2 पार्ट में बांट दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है समझ लेते हैं थोड़ा सा। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब कि नाप भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम नाप नहीं सकते, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर जानेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी बंदे हैं, इसमें 2 स्कूल हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई जो मैटर है, कोई कहता है पार्टिकल से बना है, कोई कहता है कि वुड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उस तरीके से बना है। तो इसके लिए हम लोगों को एक्टिविटी 1.1 दे रखी है। इसमें क्या किया है, इस एक्टिविटी में बताया गया है, टेक अ 100 ml बीकर, फिल द हाफ बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर। चलो इस एक्टिविटी 1.1 में क्या है कि एक बीकर को लिया गया है, उस बीकर में क्या करना है, वाटर ले लेना है और उस वाटर में हमको चाहे शुगर मिला देनी है चाहे सॉल्ट मिला देनी है। तो हम देखेंगे कि वो पूरी शुगर वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, उस वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे ये जितने भी हमने पार्टिकल शुगर के डाले थे या सॉल्ट्स के डाले थे, वो सारे कहाँ गए, वो सारे क्या हो गए, डिज़ोल्व हो गए उसमें। तो हम कह सकते हैं, in order to answer this question we need to use the idea that matter is made up of पार्टिकल। तो इससे हमें पता चल गया कि मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से। और एक चीज़ और पता चली कि जब ये शुगर उसमें डाली तो वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गई। तो अब इन मैटर का हुआ क्या, इन मैटर से हुआ ये कि वो जितने भी पार्टिकल्स थे वो उसी में डिज़ोल्व हो गए, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो हम कह सकते हैं मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि इसका जो वाटर लेवल है, सपोज दैट हमने इसका मार्क यहाँ पे किया था, तो इसके वाटर लेवल में भी चेंजमेंट नहीं होगा, हम उसमें कुछ भी डिज़ोल्व कर दें, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में ये जो गैप है इसमें क्या हो जाएगा, वो शुगर और जो भी सॉल्ट हमने डाली होगी वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट समझते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। कितने स्मॉल होते हैं ये पार्टिकल्स मैटर के। तो एक्टिविटी 1.2 देखो क्या कहती है। इसमें बताया गया है कि हमें कुछ क्रिस्टल ले लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उसको हमें डिज़ोल्व कर देना है एक वाटर में। मतलब ऐसे समझ लीजिए एक गिलास लेना है, उसमें हमने एक चुटकी कोई भी
कलर ले लिया है, सपोज दैट रेड कलर ले लिया, उसमें हम मिला देंगे तो वो एक चुटकी कलर जो है, मतलब हम कह सकते हैं जो एक कलर है जो पूरे बीकर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। पूरा कलर जो पूरा जो वाटर है वो रेड हो जाएगा, मतलब रेड कलर हो जाएगा वाटर का। क्यों? तो हम इससे कह सकते हैं कि एक चुटकी के अंदर, और कह सकते हैं एक पार्टिकल के अंदर बहुत, मतलब एक मैटर के अंदर कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब मिलियंस और बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि पूरे वाटर में क्या कर देंगे, उसे रेड कलर बना देंगे। तो हम कह सकते हैं कि मैटर हैव इनफाइनाइट, और कह सकते हैं मिलियंस और बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। मतलब एक थोड़ा सा पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का एक टुकड़ा पूरे हजार लीटर वाटर को भी क्या कर दिया, पूरे को रेड कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकल्स के अंदर थाउजेंड और मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, एक मैटर के अंदर थाउजेंड और बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी अ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू ए स्मॉलर एंड स्मॉलर सब पार्टिकल्स। अब क्या होगा कि जैसे अब हम इस रेड कलर को एक बीकर से निकाल के दूसरे बीकर में डाल दें, फिर इसको इसमें डाल दें, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कलर भी चेंज होता जाएगा, मतलब कि कलर ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि हमने एक गिलास में कलर डाला, फिर दूसरे पानी में फिर उसको कलर डाल दिया, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कलर फेड अप होता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक मैटर के अंदर कई सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स को, मतलब कि किसी भी मैटर का कलर भी चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बायोंड अवर इमेजिनेशन। मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो इतने छोटे होते हैं कि वो अपनी इमेजिनेशन से भी इतने छोटे बिल्कुल, ये समझ लो 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर, इतने छोटे होते हैं, वो हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये हमें कैसे पता चला, देखिए समझते हैं। इसमें क्या करा, इन एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि हमने एक बीकर में हमने उसमें शुगर या सॉल्ट मिलाई थी, तो वो शुगर पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गई थी। क्यों डिज़ोल्व हो पाई थी? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, जैसे ये कोई बीकर है, इस बीकर में पानी है और इस पानी के अंदर यहाँ पे इस पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो दूर दूर होंगे। जब हम इसमें शुगर मिलाएंगे, तो शुगर जब हम मिलाएंगे तो शुगर इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगी, फंस जाएगी, और वो इसी में डिज़ोल्व हो जाएगी, तो हाइड हो जाएगी। तो क्या होता है, तो इसमें स्पेस था, इसलिए वो पार्टिकल्स उसमें क्या हो गए, डिज़ोल्व हो गए। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट समझते हैं। फिर हम समझते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। ठीक है, कैसे पता चला? पुट एन यूनिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्न। देखो क्या करना है कि एक हमें कोई भी अगरबत्ती ले ली है या फिर हमें कोई परफ्यूम की बोतल ले ली है, तो हम उसको परफ्यूम जैसे ही अपनी बॉडी पे डालते हैं तो पूरे कमरे में या पूरे घर में स्मेल फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, और जिसके कारण हमें स्मेल तुरंत ही मिल जाती है। दूसरी एक्टिविटी में क्या है, टेक 2 glasses beaker filled with water, put a drop of blue red ink slowly and carefully along the side of the beaker and honey in the same way in the second beaker। हाँ, तो क्या करना है कि 2 हमें ग्लास लेने हैं, एक में हमें हनी ले लेनी है, एक में, दोनों ग्लास में हमें वाटर लेना है, और एक में हमें इंक डाल देनी है, ब्लू या ब्लैक जो भी है, और उसमें एक में हमें हनी डालना है। तो देखो कितनी देर लगती है उसे डिज़ोल्व होने में। मिनिमम अगर हम बात करें तो हनी के केस में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन इंक क्या होगी, मिनिमम 1-2 मिनट में पूरी तरीके से पानी को ब्लू कर देगी या ब्लैक कर देगी। तो ऐसा हुआ क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला। नेक्स्ट देखो, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास of hot water and other containing cold water. Do not stir the solution, allow the crystal to settle at the bottom. तो क्या करना है कि एक बीकर लेना है, एक में हमें गर्म पानी लेना है, दूसरे में ठंडा पानी लेना है। तब हम उसमें कोई भी चीज़ डिज़ोल्व करेंगे तो किस में जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगी, गर्म पानी में। क्यों गर्म पानी में जल्दी से चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो पार्टिकल्स होते हैं वो और तेज़ी से मूव करते हैं और वो जल्दी से डिज़ोल्व होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मैटर का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पार्टिकल्स उसमें जल्दी से जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस what we call kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster, so we can say that with an increase in temperature
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। We observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. तो हमने देखा कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप एक दूसरे से मिल जाते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों हो पाता है? वो इसलिए हो पाता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, और इस प्रोसेस को जब किसी भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगता हो किसी भी पार्टिकल्स में और किसी भी मैटर में, और वो अपने आप मिक्स हो जाए, उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लेना। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। तो अब जब हम जैसे हीट करते हैं तो डिफ्यूज़न और भी तेज़ी हो जाता है। मतलब क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है, तो पार्टिकल्स और जल्दी से क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स होने लगते हैं। ठीक है, तो जो भी पार्टिकल्स अपने आप मिक्स होने लग जाते हैं उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? ये एक्टिविटी जो 1.6 है उसमें क्या बताया गया कि कई हमें 3 ग्रुप बनाने हैं। 3 ग्रुप में क्या करना है? सबके 4-4 के ग्रुप बना लेने हैं, लड़कों के या लड़कियों के। तो एक से कहना है कि एक को इस तरीके से इसमें दिखा रखा है इंटरलॉक करना है एक दूसरे को, एक को इस तरीके से इंटरलॉक करना है एक दूसरे को, मतलब कि सर्किल बना लेने हैं 4-4 लोगों के, और एक पहले वाले जो मैटर जो पहले वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस तरीके से इंटरलॉक कर लें, दूसरे वाले हाथ पकड़ लें और तीसरे वाले इस तरीके से इसको इंटरलॉक कर दें। तो किसको हमें तोड़ने में आसानी रहेगी? क्यों? जो इस तरीके से जुड़ी होगी उसे हम तुरंत इस तरीके से कट कर देंगे और वो अलग हो जाएगी, दोनों सेपरेट हो जाएंगे ग्रुप। और अगर हम बात करें जो इस तरीके से जुड़े होंगे, इस तरीके से इंटरलॉक होंगे, उनको हमें क्या करनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इन लोगों को सेपरेट करने में। तो हम कह सकते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब जिसमें अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है उस केस में वो सॉलिड होते हैं, जिसमें अट्रैक्शन कम होता है उस केस में लिक्विड होते हैं, और जिस केस में बिल्कुल अट्रैक्शन कम होता है मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिल्कुल वीक होते हैं उसको हम बोलते हैं गैसेस। ठीक है, अब दूसरी एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी 1.7। द टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम, हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। क्या करना है? एक हमें आयरन नेल लेनी है, दूसरी जगह हमें चॉक लेनी है और दूसरी हमें रबड़ लेनी है। तो हमें हैमरिंग करनी है। कौन जल्दी टूट जाएगा? तो सबसे पहले क्या टूटेगी? चॉक टूट जाएगी, उसके बाद रबड़ टूट जाएगी, उसके बाद आयरन भी टूटी जाएगी बाद में। क्यों? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं चॉक में वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, और फिर उसके बाद रबड़ में, और फिर उसके बाद आयरन को तोड़ने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट समझते हैं। टेक सम वाटर इन कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। तो क्या करना है? जैसे टैप से हमने पानी खोला, अब पानी को हम काटने की कोशिश करेंगे, दूर दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या दूर दूर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्या होते हैं वो एक जगह से, उनके बीच में गैप तो होता है इसलिए वो फ्लो कर पाते हैं, लेकिन इतना गैप नहीं होता कि उन्हें हम अलग अलग एक मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर दें पानी के। ठीक है, तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? द एबव 3 एक्टिविटी 1.6, 1.7, 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो 1.6, 1.7 और 1.8 एक्टिविटी से हम कह सकते हैं जो मैटर होते हैं उनके बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, और उस फोर्स को नाम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्ट्स वेरीज फ्रॉम वन काइंड मैटर टू अनदर। तो इस फोर्स की वजह से मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अगर ये क्या होगा? अगर ये फोर्स क्या होगा? सपोज दैट फ्रॉम वन काइंड टू अनदर मैटर। अब इसमें क्या होता है कि एक मैटर जो जैसे कोई सॉलिड है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स अलग होगा, लिक्विड के केस में अट्रैक्शन फोर्स अलग होगा, और गैसियस के फेज में अलग होगा। तो मतलब ये डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिपेंड करता है कि मैटर किस तरीके का है। ठीक है, आई होप आप लोगों का अभी तक ये इतना समझ में आया होगा। हम लोगों ने मैटर के बारे में जान लिया कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसे हम मैटर बोलते हैं। मैटर क्या होता है? किसी भी 5 चीज़ों से बना होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर। कौन कौन से? वो अर्थ, फायर, वाटर, स्काई, ठीक है, और एयर। ये सारे आपके क्या हैं? 5 तत्व से कोई भी मैटर बना होता है। फिर साइंटिस्ट ने उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने जानी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें क्या होता है
ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम उसको मेज़र भी कर सकते हैं, उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें जिसको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने उसके बाद देखा पार्टिकल्स, जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। सबसे पहले देखा मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखे क्या, जो मैटर होते हैं वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं और क्या करते हैं, और जो इनके जो मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनके बीच में वर्क करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो वो सॉलिड होगा, उससे वीक होंगे तो लिक्विड होगा, और उससे भी वीक होंगे तो वो गैसियस होगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ समझते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? एक्चुअल में जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो एक्चुअल में 5 होती हैं। 2 हम लोग इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे और 3 अभी पढ़ लेते हैं जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी मैटर होगा वो 3 स्टेट में मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। दीज स्टेट्स मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये किस वजह से है? ये 3 स्टेट किस लिए हैं? जो पार्टिकल्स हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से। अट्रैक्शन फोर्सेस वेरी करता है मैटर टू मैटर, जिसके वजह से वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसेस हो सकता है। तो द सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट के बारे में जानिए। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल, अ पेन, बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिंग, स्केच द शेप ऑफ द एबव आर्टिकल। तो एक्टिविटी 1.1 में क्या है कि एक हमें पेन लेना है, एक बुक ले लेनी है और एक पीस ऑफ वुडन, कोई भी वुड का एक टुकड़ा ले लेना है। तो हमें उस पेपर की एक स्केच बना लेनी है, जैसे हम रख के उसको ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, तो उसको ड्रॉ कर लेनी है। तो हम देखेंगे उसकी सबकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है और उसका फिक्स्ड शेप है। तो हम कह सकते हैं जो मैटर, जो सॉलिड होता है उसका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा। ऑल द अबव आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं जितने भी सॉलिड होते हैं उनका डेफिनेट शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, और उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। बाउंड्रीज मतलब एक फिक्स्ड एरिया होता है। जैसे ये पेंसिल है तो इसका सबका शेप है, फिक्स्ड है, यहाँ से इतनी पतली है, यहाँ से इसकी लेंथ ये है, विड्थ ये है, तो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं और इसका शेप भी है वो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगा। तो हम कह सकते हैं जितने भी सॉलिड होते हैं उनका डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं और इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो सॉलिड के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप के अपने जो उसका शेप है उसको मेंटेन बनाए रखें, किसके, भले ही उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। तो इनका शेप चेंज हो सकता है लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कोई भी हम आयरन नेल लें, उसका अगर हमें शेप चेंज करना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड के केस में तो उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं आसानी से। एक कंटेनर से निकाला, दूसरे कंटेनर में डाल दिया तो शेप आसानी से चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग इज इट? What about sugar and salt? When keep in different jar, these take shape of a jar. Are they solid? What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? तो देखो हमें रबड़ लेनी है, वो स्ट्रेच हो जाती है, उसका शेप चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज़ अगर हमने शुगर और सॉल्ट्स लिए तो हमने किसी कंटेनर में डाला तो उसका भी शेप चेंज हो गया। और दूसरी चीज़ स्पंज है, जिसको हमने दबाया तो उसमें क्या होगा, उसका भी शेप चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या ये कंप्रेसिबल है या इनका फिक्स्ड शेप नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिस सबका फिक्स्ड शेप है। फॉर एग्जांपल जो रबड़ है, रबड़ के अंदर इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसको फोर्स को हटा देते हैं तो फिर से वो अपने शेप पे आ जाते हैं। और ज़्यादा फोर्स लगाया तो टूट भी जाएगा, लेकिन ये सॉलिड है। दूसरी चीज़ समझते हैं कि जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से, वो टुकड़े क्या होते हैं, उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। छोटे होने के कारण वो उसमें फंस जाते हैं जिस भी कंटेनर में डालते हैं, तो इसके कारण उनका जो शेप होता है वो सेम रहता है, लेकिन ऑल ओवर देखते हैं तो वो शेप चेंज हो जाता है, मतलब पूरे पार्टिकल्स का। लेकिन जो पार्टिकल्स का शेप है वो फिक्स्ड रहता है, मतलब किसी भी दाने का जो शेप है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। दूसरी है और व्हाट अबाउट स्पंज? स्पंज के बारे में क्या होता है कि स्पंज के बीच में छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसमें एयर भर जाती है। जैसे हम उसको दबाते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं जैसे उस बॉल को, तो एयर उधर से निकल जाती है तो वो कंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं, सॉलिड हैं, ठीक है। ए रबर बैंड
ए रबर बैंड शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन। तो क्या होता है कि जैसे ही हम उसको शेप जो रबर बैंड का जो फोर्स लगाते हैं उसको अगर हमने रिमूव कर दिया वो फिर से अपने शेप में आ जाता है। दूसरा समझते हैं, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड व्हेन टेक इट अवर हैंड पुट इट प्लेट और इन द जार। हम किसी भी सब्सटेंस में रखते हैं तो उसका जो शेप होता है, पार्टिकल्स का शेप है, वो सेम रहता है लेकिन वो अलग अलग शेप ले लेते हैं। ए स्पंज हैज़ मिनट्स होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड। तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से स्पंज में क्या होते हैं, होल होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, वो उसमें एयर भर जाती है। जैसे ही हम उसको दबाते हैं तो एयर निकल जाती है। अब समझते हैं द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट के बारे में, कलेक्ट वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड। तो इस एक्टिविटी 1.0 में क्या बता रखा है, 1.10 एक्टिविटी में ये बता रखा है कि हमें जूस ले लेना है, मिल्क ले लेना है, ऑयल ले लेना है, सब 50-50 ml ले लेने हैं। तो हमें क्या करना है कि एक के बीकर ले लेने हैं कई सारे, अगर हम उसमें डालेंगे तो वो उसी का शेप ले लेगा। जैसे जूस है, अगर हमने कोई सिलेंड्रिकल शेप में डाला है, किसी सिलेंड्रिकल ट्यूब में डाला है तो वो उसका शेप ले लेगा। अगर हमने कॉनिकल फ्लास्क में डाला है तो वो उसका शेप ले लेगा। मतलब तो हम कह सकते हैं कि जो आपके लिक्विड्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। वो उसी का शेप ले लेते हैं जिस शेप में वो क्या कहते हैं, जिस शेप में आपके कंटेनर वगैरह होते हैं। तो हम कह सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने भी लिक्विड होते हैं उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। ये उसी का कैप्ट, दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, जिसमें भी रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लेकिन ये क्या होते हैं, जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनको हम फ्लूइड बोलते हैं, सॉलिड नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो वीक होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ aquatic animals and plants. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we can conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid. The rate diffusion of liquid is higher than that of solid. तो होता क्या है कि जितने भी aquatic animals होते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वो जो ऑक्सीजन होती है, जो मैटर होते हैं, वो अपने आप क्या करते हैं, एक दूसरे से डिफ्यूज़ हो जाते हैं और मिल जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो वाटर में भी क्या होती है, ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है, जिसके कारण क्या होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उससे ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो ये जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है वो अपने आप होता है, इंटरमिक्स अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसमें देखा द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है लिक्विड का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड से ज़्यादा किसका होता है, लिक्विड का डिफ्यूज़न प्रोसेस ज़्यादा है। डिफ्यूज़न क्या होता है, जो अपने आप इंटरमिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, और इंटरमिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट द पार्टिकल्स मूव फ्रीली हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। तो हम कह सकते हैं जितने भी पार्टिकल्स होते हैं गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, वो क्या करते हैं, वो जल्दी से क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्री रहते हैं और वो क्या करते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, जल्दी से मिक्स हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो लिक्विड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अब हम लोग देखेंगे द गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में हमें क्या करना है, जितनी भी गैसियस स्टेट में क्या करना है, इस एक्टिविटी 1.1 में सबसे पहले हमें 3 सिरिंजेस ले लेनी है इस तरीके से, और उसमें क्या करना है, उसकी पिस्टन को हटा देना है। एक में हमें सॉलिड सब्सटेंसेस डाल देने हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक में शुगर डाल दी, और दूसरी सिरिंज में हमें उसकी पिस्टन निकाल के हमने उसमें लिक्विड डाल दिया, सपोज दैट वाटर डाल दिया है, और इसकी जो इसकी ओपनिंग पार्ट है उससे हमें बंद कर देना है। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे उसमें क्या करना है, हमको दूसरे वाले में हमें उसको कुछ भी नहीं डालना है, वैक्यूम रखना है। और तीनों को जब हम दबाएंगे तो हम देखेंगे जो सॉलिड के केस में हम उसको बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ समझते हैं
और जो लिक्विड के केस में है उसको हम बिल्कुल थोड़ा सा कंप्रेस कर पाएंगे। और वहीं अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो उसमें हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो हमने इससे क्या देखा कि जो गैसेज होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर आर कंप्रेस्ड गैस। तो जितनी भी लिक्विफाइड गैसेज होती हैं वो फ्यूल की तरीके से भी यूज़ होती हैं और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ होते हैं, वो सारी आपकी कंप्रेस्ड गैस होती हैं। Compressed natural gas is used as fuel due to its high compressibility. Large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. तो क्या होता है, ये सारी कंप्रेसिबल गैस होने के कारण इनको क्या कहते हैं, ये फ्यूल की तरीके से भी यूज़ होती हैं और इनको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और ये अपने लोगों के किचन में भी यूज़ होता है। अब ऐसा और एक चीज़ याद रखना, जो गैसेस होता है इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, हम लोग उसमें जो ऑर्डर हैं उसको मिला देते हैं, जिसके कारण क्या है कि हम उसको समझ पाते हैं कि कोई भी गैसेस है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस सो प्रॉपर्टी और डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू देयर गैसेस। तो हम कह सकते हैं इनकी हाई स्पीड की वजह से हम कह सकते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, जिसके कारण हमारे पास आसानी से कोई भी स्मेल वगैरह है आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल दे रखा है आपके में, in the gases the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement the particles hit each other. Also wall of the container, the pressure exerted by the gas is because of this force exerted by a gas particles per unit area on the wall of the container. तो होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं गैसियस के केस में, तो जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो ये हिट करते हैं इसके जो पार्टिकल जो मैटर की जो कोई भी मटेरियल की ये जो बाउंड्री है इसमें भी हिट करते हैं, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं बहुत सारे से कई सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये कंटिन्यू फोर्स और प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैन मैटर चेंजेस स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। हम लोग जानते हैं जो वाटर है 3 स्टेट में मिलता है। कौन कौन से, आइस के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में और वाटर वेपर के फॉर्म में। जो सॉलिड के फॉर्म में होता है वो आइस के फॉर्म में है, जो लिक्विड है वो वाटर के फॉर्म में है, जो गैस है वो वाटर वेपर के फॉर्म में है। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। और मैटर के अंदर क्या होता है जब उसकी स्टेट चेंज होती है, मतलब जब फेस चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, तो उसके अंदर क्या चेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों के माइंड में अराइज होते हैं। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ स्टेट, क्या होता है जब उसकी स्टेट को चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक हम लोगों को इस तरीके से बीकर लेना है और इस बीकर में आइस क्यूब्स डाल देने हैं और हमें एक ग्लास स्टिकर ले लेना है और उसको अच्छे से उसको स्टिर करते रहना है, घुमाते रहना है और एक थर्मामीटर लगा देना है और थर्मामीटर से हमें टेम्परेचर का भी पता चलता रहेगा। तो हम देखेंगे जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो जो आइस क्यूब है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। फिर हम उसको और लिक्विड को और तेज़ी से हीट करेंगे, वो किस में, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, बॉयल होने लग जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे, तो इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, हीट मतलब कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस पॉइंट मतलब उस पॉइंट पे क्या होता है कि वो उसका क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब और सॉरी हम कह सकते हैं वो उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। और अगर हम बात करें जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अब समझते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम द फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब होता क्या है, जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं पार्टिकल्स, मतलब जैसे ही हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की जो बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज होते हैं वो वीक हो जाते हैं और फिर क्या होता है, वो सारे आपके क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं फेज में, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाता है और लिक्विड से गैस और गैस से फिर से वो किस में हो जाते हैं, लिक्विड या वेपराइज फॉर्म में चले जाते हैं। फिर अब समझते हैं, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें क्या होता है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, उसको हम बोलते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.15 केल्विन। जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 273 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न। तो इसको चेंजमेंट को
सॉलिड से लिक्विड में चेंजमेंट को हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो हम देखते हैं जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो जो वाटर बनता है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और आइस का भी टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आइस से वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में, फिर भी उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका कारण है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, वो एनर्जी आइस खुद ही कंज्यूम कर लेती है लिक्विड बनने में। वो एनर्जी जितनी भी टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं वो उसी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनने ही में खर्च हो जाती है। तो उसकी टेम्परेचर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम हिडन एनर्जी, और हम कह सकते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो अब लेटेंट हीट दो तरीके की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, जिसमें मतलब कितना, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और टेम्परेचर जो है वो रिमेन सेम रहता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, मतलब गैसियस स्टेट में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। आप समझते हैं स्टेट ऑफ ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एज दिस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड दैट इट हिडन इन टू द कंटेंट्स ऑफ बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। तो हम उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं, जो कि हिडन एनर्जी है, जो कि कंज्यूम कर ली है आइस ने वाटर बनने में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस डिफाइन को याद रखना है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। तो हम उसको बोलते हैं latent heat of fusion। जितना 1 किलो सॉलिड को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं latent heat of fusion। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature. A point is reached when the particles move enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature the liquid start changing into gases। तो उस एक टेम्परेचर क्या होता है, जैसे हम लिक्विड को हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो लिक्विड है वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है, और उस गैसियस को चेंज में हम उसको बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जिसमें वाटर कन्वर्ट होने लगता है वेपर में, उससे बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। और जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड में, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। द पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इट्स वेपर स्टेट। तो क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बल्क में रहते हैं, वो सारे जब गर्म होते हैं, इसीलिए इसे बल्क फिनोमिना कहते हैं। मतलब सारे पार्टिकल्स जब गर्म हो जाते हैं तब वो वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं, और हम कह सकते हैं बॉयल होने लग जाते हैं। अगर एक भी पार्टिकल मतलब कि एक भी पार्टिकल में एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो वो बॉयल नहीं होगा। तो सारे पार्टिकल जब क्या हो जाते हैं, इकट्ठे गर्म हो जाते हैं, तो वो बॉयल करने लग जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं जो वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर वेपर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो वाटर वेपर है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी होगा, वो इतना गर्म नहीं होगा, उस पर इतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी वाटर वेपर के अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको हम बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आप समझना है, जब सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा, और गैस को अगर कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। तो ये सारी इंटरचेंजमेंट हैं जो कि किसकी वजह से हो जाते हैं, टेम्परेचर की वजह से। तो अगर हम टेम्परेचर चेंजमेंट करते हैं तो जो स्टेट है मैटर की वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट समझते हैं एक्टिविटी 1.13 टेक सम कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट, पुट इट इन चाइना डिश। अब होता क्या है, जैसे कि इसमें ले रखा है कि कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट पे टच नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कैम्फर, जो कपूर होता है, वो क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से किसमें हो जाता है, वेपर में चला जाता है। ऐसा होता क्यों है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड
सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और जब डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन जाता है उसको बोलते हैं डिपोजिशन, क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। तो दो टर्म को याद रखना है, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस जिसमें डायरेक्ट सॉलिड से सॉलिड से गैसेस बन जाए, और सब्लिमेशन डिपोजिशन वो होता है जिसमें गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, उसे हम डिपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट समझते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सबसे पहले समझते हैं। इसमें देखो हमने क्या किया है कि जो पार्टिकल है, देखो इसमें गैसेस के पार्टिकल्स हमने लिए और पिस्टन को इसको दबाया है। हम लोगों को पता है गैसेस कैसी होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। तो जितने भी गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। अगर हम इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम कर देते हैं और इस पर प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट कर देते हैं तो यही गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो मतलब प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है चेंज ऑफ स्टेट में। मतलब हम कह सकते हैं अगर किसी भी हमें सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की अगर हमें स्टेट को चेंज करना है तो हमें टेम्परेचर भी चेंजमेंट करके भी हम लोग उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और प्रेशर के चेंजमेंट से भी हम उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है तुम्हें, जो गैसेस होती हैं वो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में अगर हम उस पर प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं और उसका टेम्परेचर थोड़ा मिनिमम कर देते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जितने भी आपके मैटर होते हैं, मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। अब समझते हैं एवापोरेशन क्या होता है। एवापोरेशन हम लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है। वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एट एंड आर नेवर एट रेस्ट एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड। देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी सबकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब क्या होती है, जब वाटर कन्वर्ट होने लगता है वेपर में, उसे हम बोलते हैं एवापोरेशन। द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू अ वाटर वेपर इज कॉल्ड अ एवापोरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। तो अब ये होता क्यों है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब चेंजमेंट हो जाती है तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगता है, गैसियस स्टेट में और वाटर वेपर के फेज में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है, आप समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एवापोरेशन के। सबसे पहले फैक्टर क्या है, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक टुकड़ा लेते हैं कपड़े का, उस कपड़े को हम गीला कर देते हैं, अगर हम उसको इकट्ठा करके और मोड़ के बिल्कुल बॉल की तरीके से बना के अगर उसे सुखाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। वहीं अगर हम उसको कपड़े को इस तरीके से फैला लेते हैं और सुखाते हैं तो आसानी से सूख जाता है। नेक्स्ट समझते हैं एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो भी क्या होगा, आपका जो एवापोरेशन है वो फास्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, कोई भी चीज़ जल्दी से, जो एवापोरेशन है एवापोरेट जल्दी हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं तो भी एवापोरेशन बढ़ जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन कम होगा। नेक्स्ट समझते हैं एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड को हम बढ़ा देते हैं तब भी एवापोरेशन क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग। कैसे एवापोरेशन कूल करता है अपनी बॉडी को और अपनी सराउंडिंग को। सपोज करते हैं, इसको पहले अच्छे से समझ लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपनी बॉडी है, ये बॉडी है कोई भी, समझ लिया, ये बॉडी है। इस बॉडी में क्या होगा, जैसे अपनी गर्मी का टाइम है तो पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। यहाँ पे ये आपके छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं छोटे छोटे से। अब क्या होगा, ये वाटर ड्रॉपलेट जैसे ही इवापोरेट होंगे, क्या होंगे, इवापोरेट। इवापोरेट क्यों होंगे ये, क्योंकि ये क्या करेंगे, सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अब जब सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा कि ये इवापोरेट होने लगेंगे, वेपर में बदलने लगेंगे। अब जितनी भी एनर्जी लूज होगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एनर्जी अब किससे लेंगे, अपनी बॉडी से। अब ये अपनी बॉडी से ये एनर्जी लेने लगते हैं। तो इस तरीके से एक इक्विलिब्रियम बना रहता है, जिसके कारण अपनी बॉडी ठंडी बनी रहती है। जितनी एनर्जी लूज होती है उतनी एनर्जी गेन करता है अपनी बॉडी से, अपने सरफेस की बॉडी से, और फिर क्या होता है उसमें, उससे हमें कूल फील होता है और अपनी बॉडी ठंडी बनी रहती है। ठीक है, तो इसकी वजह से इवापोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट, कूल इफेक्टिंग होता है। क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि जितनी एनर्जी लूज करता है सराउंडिंग में उतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है अब किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर से, और जिसके कारण क्या है कि एक इक्विलिब्रियम बना रहता है, जिसके कारण क्या होते हैं, एनर्जी हम लोगों को कूल फील होता है। अब पहला जो हम लोगों का है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स।
वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो इसका क्या आंसर क्या है कि जो कॉटन होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है स्वेट का और वाटर का, जिसके कारण क्या होता है वो मैक्सिमम स्वेट है जो अपनी बॉडी से कहते हैं निकाल लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वो एवापोरेट होता है। जब एवापोरेट होता है तो उतनी ही एनर्जी वो अपनी बॉडी से और सराउंडिंग से लेता है, जिसके कारण क्या होती है वो फिर से अपनी बॉडी ठंडी बनी रहती है। तो ये कारण है। दूसरा है वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो जैसे तुम लोगों ने देखा है कि कोई ठंडा ग्लास लेते हैं, ठंडा पानी लेते हैं ग्लास में या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, उसके कारण क्या है कि जैसे ही वो जो वेपर जो गैसेस फॉर्म में वेपर होती है अपने सराउंडिंग में, वो जैसे ही हीट करती है ग्लास को तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे रिलीज़ होती है, जिसके कारण वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। एकदम से वो क्या होते हैं वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं हम लोगों को दिखता है कि वो वाटर ग्लास के बाहर से बूंदें बन जाती हैं पानी की। तो इसको याद रखना है। लेट अस टेक सम ice cold water in a tumbler, soon we will find see water droplets on the outer surface of the tumbler। ठीक है, तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म है मैटर की जो कि प्लाज्मा है। तो सबसे पहले प्लाज्मा समझते हैं। प्लाज्मा होता क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 टम्बलर लिए हैं, ठीक है। एक में हमने यहाँ पे आइस क्यूब्स ले लिए हैं। क्या हैं ये? आइस क्यूब्स हैं, ठीक है। और जब हम आइस क्यूब को हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। जब हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे तो ये बन जाएगा क्या? लिक्विड बन जाएगा। मतलब सॉलिड से चेंज हो जाएगा किसमें? लिक्विड में। लिक्विड में जब हम इसको हीट करेंगे तो ये किस में बन जाएगा? गैसेस में। अब होता क्या है प्लाज्मा? अब प्लाज्मा पे आते हैं अपने। जब हम गैस को हीट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो गैस क्या होती है? आयनाइज्ड हो जाती है, टूट जाती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में और पॉजिटिव चार्ज में, जिसके कारण ये आयनाइज्ड हो जाती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें पास की जा सकती है। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। मतलब फोर्थ फॉर्म कब होती है? जब हम गैस को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है और कह सकते हैं आयनाइज्ड हो जाती है, और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। इसका एग्जाम्पल है सन, जिसमें हीलियम गैस का प्लाज्मा बनता है, जिसके कारण वो नेचुरली ग्लो करता रहता है। और कई सारे स्टार्स होते हैं जो कि ग्लो करते हैं, वो सब प्लाज्मा की वजह से करते हैं। और दूसरा एग्जांपल है जो अपने जो लाइटनिंग होती है, बिजली वगैरह तड़कती है जब पानी बरसता है, तो वो भी क्या है? प्लाज्मा की ही फॉर्म है। तो अब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जस्ट अपोजिट इसका। जब हम गैस को बहुत ही कम टेम्परेचर पे बिल्कुल उसको कोल्ड कर देते हैं, मतलब 1/1000th टाइम इसको हम क्या कर देते हैं? कोल्ड कर देते हैं। अप्रॉक्स कह सकते हैं 0 डिग्री केल्विन और 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे जब हम इसको कर देते हैं तो वो जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ध्यान रखना है, जो जब हम गैसेस को बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तब वो उससे जो भी बनता है आयनाइज्ड फॉर्म होती है गैस की, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और जिसको हम कोल्ड कर देते हैं वो जो फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस लिया गया है अपने जो साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, बोस से, उनके नाम से, और आइंस्टीन जो थे वो एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से। तो इसका नाम रख दिया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये फोर्थ और फिफ्थ फेज़ है मैटर की और स्टेट है मैटर की, इसको ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोगों ने मैटर के बारे में समझा, मैटर की पार्टिकल्स के नेचर के बारे में समझा और करैक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा, और स्टेट और चेंज इन स्टेट के बारे में समझा मैटर की। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।